हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम सॉल्व करने जा रहे हैं हमारे न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। अभी तक हम रेस्पिरेटरी, जीआई, एंडो, ठीक है, रेस्पिरेटरी, एंडो, जीआई, कार्डियो, ये सब कुछ सॉल्व कर चुके हैं। फंडामेंटल हम पूरी सॉल्व कर चुके हैं मॉसबी की, और आज हम न्यूरो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं न्यूरो के पहले क्वेश्चन के लिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 467 है ये स्किप कर दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने ज़्यादा कोई पॉइंट्स इससे नहीं बन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 468 से स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है नर्स आइडेंटिफाई विच साइन एंड सिम्टम या फिर क्लिनिकल इंडिकेटर ऑफ पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंस इन अ क्लाइंट अंडर स्ट्रेस। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति में पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेटेड है अभी, उस व्यक्ति में निम्नलिखित में से क्या देखने को मिलेगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चे, जब भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा व्यक्ति में एक्टिव होता है ना, तो उस व्यक्ति में पेरिस्टाल्सिस बढ़ जाता है। उस व्यक्ति का जीआई सिस्टम ज़्यादा काम करता है, बढ़ जाता है। जीआई एक्टिविटी क्या कर जाती है, बढ़ जाती है, याद रखना, पैरासिम्पैथेटिक में, ठीक है। इसीलिए क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इस व्यक्ति का पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंस या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम अभी एक्टिवेट है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, उसके जीआई सिक्रीशंस इंक्रीज्ड होंगे, इंक्रीज्ड जीआई सिक्रीशन। आपने पढ़ा होगा बच्चे सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या क्या होता है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में क्या क्या होता है। दो सिस्टम होते हैं बॉडी में, जब वो एक्टिवेट होते हैं तो उनमें क्या क्या होता है। पैरासिम्पैथेटिक में मेन होता है कि जीआई की एक्टिविटी बढ़ जाती है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्स्टिपेशन, गलत बच्चे। पैरासिम्पैथेटिक में पेरिस्टाल्सिस बढ़ता है जिसकी वजह से डायरिया का खतरा होता है। तो अगर वो लिखता है डायरिया तो हम कहते हैं कि हाँ पैरासिम्पैथेटिक में और देखा जाता है। घूस बम्स किस में देखे जाते हैं बच्चे, जिसे पिलो इरेक्शन भी कहते हैं। घूस बम्स देखे जाते हैं जब किसी व्यक्ति में सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, तब घूस बम्स देखने को मिलते हैं। एक्सेस एपिनेफ्राइन सिक्रीशंस ये भी किस में देखा जाता है, सिंपैथेटिक सिस्टम में। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में क्या होगा, जीआई के सिक्रीशंस बढ़ जाएंगे, यही इसका आंसर है। तो एक बार इसे ध्यान से समझने की कोशिश करिए बच्चे। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कब एक्टिवेट होता है, जब हम आराम से सोए हुए हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, रिलैक्स मोड में अपने रूम पे सोए हुए हैं, वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। जबकि सिंपैथेटिक सिस्टम कब एक्टिवेट होता है, मान लीजिए इसे फाइट एंड फ्लाइट भी कहते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति जा रहा था जंगल में और उसके पीछे उसने देख लिया किसी शेर को, और शेर अब उसके पीछे भाग रहा है, तो उस समय पर फाइट एंड फ्लाइट मोड में बॉडी होती है, और उस समय पर हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम क्या होता है, एक्टिवेट होता है। और पैरासिम्पैथेटिक जब हम रूम में आराम से बैठे हुए हैं, तो देखिए पैरासिम्पैथेटिक में क्या क्या होगा, प्यूपिल क्या करती है, कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, ठीक है। जबकि सिंपैथेटिक में क्या करती है, प्यूपिल डायलेट करती है। आप जैसे किसी शेर को सामने देखोगे आपकी आंखें इतनी बड़ी हो जाएंगी। इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि सिंपैथेटिक में तो प्यूपिल डायलेट होती है, पैरासिम्पैथेटिक में प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होती है। पैरासिम्पैथेटिक में हार्ट रेट क्या होगा, स्लो होगी, हार्ट रेट कम होगी। एयरवे क्या होगा, कंस्ट्रिक्ट होगी। लीवर क्या होगा, स्टिमुलेट करेंगे रिलीज को, क्योंकि देखो बच्चे जहाँ जहाँ जीआई आएगा ना पैरासिम्पैथेटिक में, वो बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको। जैसे लीवर रिलीज, एंजाइम का रिलीज ज़्यादा करेगा, ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट करेंगी, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटी स्टिमुलेट हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यूट्रस रिलैक्स करेगा और यूरिनरी सिस्टम यूरिनरी आउटपुट को बढ़ा देगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेशाब व्यक्ति को आएगा जब वो आराम से रूम में बैठा हुआ है। अब इसी का उल्टा होता है सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक में मेन होता है कि जीआई सिस्टम क्या करेगा, बढ़ेगा, जीआई सिस्टम का काम, बाकी सबका कम होगा। देखो हार्ट रेट कम हुआ, प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हुई, एयरवे कंस्ट्रिक्ट हुआ, ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हुआ, लेकिन जीआई से रिलेटेड लीवर, डाइजेस्टिव सिस्टम और यूरिनरी भी क्या करता है, रिलैक्स होगा और उससे यूरिन बाहर पास आउट होगा, ठीक है। तो जीआई सिस्टम का काम बढ़ेगा, बाकी सबका कम होगा। जीआई और यूरिनरी का भी बढ़ता है। लेकिन सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या होता है, सबका काम बढ़ेगा, बस जीआई का कम हो जाएगा। देखो यहाँ पर जीआई का क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज एक्टिविटी। तो सिंपैथेटिक में जीआई क्या होती है, कम होती है। लीवर का जो काम होगा, इंक्रीज द रेट ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में बदलने का जो प्रक्रिया होगा उसको बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि अब आपके पीछे शेर लगा है, आपको भागना है, आपको ग्लूकोज की ज़रूरत है, तो लीवर जल्दी जल्दी ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है। प्यूपिल डायलेट हो जाएंगी, हार्ट एकदम से इंक्रीज कर जाएगा, हार्ट रेट, ठीक है, हार्ट रेट इंक्रीज कर जाएगा, प्यूपिल डायलेट कर जाएगी। एयरवे क्या करेगा,
डायलेट कर जाएगा, एयरवे डायलेट करेगा ताकि आप जल्दी जल्दी सांस ले सको, हार्ट रेट ताकि आप जल्दी जल्दी भाग सको, आपके प्रॉपर ऑक्सीजन मिले सारे उसको, आइज डायलेट करेंगी। लीवर जल्दी जल्दी ग्लूकोज बनाएगा। स्वेट ग्लैंड, ठीक है, स्टिमुलेट सीक्रेशन। स्वेट ग्लैंड क्या होगा बच्चे, आपके सीक्रेशंस बढ़ जाएंगे, आपके जो सीक्रेशंस है स्वेट है वो क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। जीआई सिस्टम सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज होगा, क्योंकि ऐसे तो नहीं हो सकता कि बच्चे आपके पीछे शेर लगाओ और आपको बाथरूम आ रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कम काम करने लग जाता है। एड्रिनल ग्लैंड ज़्यादा से ज़्यादा एड्रिनलिन बनाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा एड्रिनलिन बनाएंगी, क्योंकि आप जानते हैं एड्रिनलिन क्या होता है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। तो आपको दौड़ने भागने और उस जगह से या तो फाइट करने में या फिर वहाँ से भागने में मददगार होगी। यूट्रस वेजाइनल कॉन्ट्रैक्शन, सिंपैथेटिक में क्या होता है, वेजाइनल कॉन्ट्रैक्शन। और यूरिनरी सिस्टम में क्या होगा, ये क्या होगा, रिलैक्स करेगा ब्लैडर को रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, जिस वजह से ज़्यादा यूरिन नहीं आएगा। इसीलिए अगर आपके पीछे शेर लगाओ, ध्यान से सुनिए, मैं इसीलिए इसको इतना डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि आपको आगे न्यूरो चल के ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सिंपैथेटिक सिस्टम में हर वो चीज़ होगी जब आपके पीछे शेर पड़ा होगा, जैसे प्यूपिल डायलेट हो जाना, हार्ट रेट का बढ़ जाना, एयरवे का पूरी तरीके से डायलेट हो जाना, खुल जाना ताकि आप ज़्यादा सांस ले पाओ, ठीक है, आपको खूब सारे पसीने आने, स्वेट ग्लैंड का फंक्शन बढ़ जाना, लीवर ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज बनाएगा ताकि आपको एनर्जी मिल सके भागने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम कम हो जाएगा, आपको भूख नहीं लगेगी जब आपके पीछे शेर भाग रहा होगा, ठीक है, आपके सीक्रेशंस नहीं आएंगे। एड्रिनल ग्लैंड ज़्यादा से ज़्यादा एड्रिनलिन बनाएगा ताकि आप भाग पाओ। यूट्रस पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम, ब्लैडर रिलैक्स हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी पेशाब नहीं आएगी। जबकि पैरासिम्पैथेटिक कब होता है, जब आप आराम से रूम पे बैठे हो, प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट रहेगी, हार्ट रेट स्लो रहेगा, एयरवे कंस्ट्रिक्ट रहेगा, लीवर स्टिमुलेट करेगा बाइल के रिलीज को, सिर्फ बाइल निकालेगा, ग्लूकोज वगैरह कुछ नहीं बनाएगा, सिर्फ बाइल। ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट करेंगी, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम बढ़ा हुआ रहेगा, यूट्रस रिलैक्स करेगी, यूरिनरी सिस्टम का काम भी बढ़ा हुआ रहेगा। तो ये मेजर डिफरेंस है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सिस्टम में। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन का इजी आप आंसर दे सकते हो इजीली। पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंस से तो क्या देखने को मिलेगा, जीआई का सिस्टम ज़्यादा काम करते हुए नजर आएगा, सीक्रेशंस बढ़ जाएंगे जीआई के, यही इसका उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 469, ड्यूरिंग एन एनुअल फिजिकल असेसमेंट अ क्लाइंट रिपोर्ट नॉट बीइंग एबल टू स्मेल कॉफ़ी। वो कह रहा है कि मैं कॉफ़ी को स्मेल नहीं कर पा रहा हूँ, जो उसकी स्मेल होती है कॉफ़ी की वो मुझे आ नहीं रही है। मोस्ट फूड विच क्रेनियल नर्व फंक्शन शुड द नर्स असेस। नर्स क्या असेस करेगी कि उस व्यक्ति का कौन सा क्रेनियल नर्व पे इफेक्ट पड़ा है अगर वो किसी चीज़ को स्मेल नहीं कर पा रहा है। तो सीधी सी बात है बच्चे, क्रेनियल नर्व फर्स्ट, क्योंकि क्रेनियल नर्व फर्स्ट कौन सी होती है, ऑल फैक्ट्री, यानी स्मेल से रिलेटेड जो होती है वो क्रेनियल नर्व फर्स्ट होती है। क्रेनियल नर्व सेकंड कौन सी होती है बच्चे, ऑप्टिक, जो किस में मदद करती है, देखने में। अगर वो कहता है कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा है तो क्रेनियल नर्व सेकंड रिस्पॉन्सिबल होती। क्रेनियल नर्व 10th सबसे इंपॉर्टेंट है, गैग रिफ्लेक्स। और ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि गैग रिफ्लेक्स के लिए कौन सी क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है, क्रेनियल नंबर 10th। लेकिन याद रखना क्रेनियल नंबर 9th एंड 10th 9 और 10 रिस्पॉन्सिबल होती है गैग रिफ्लेक्स के लिए। ये बहुत बड़ी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और क्रेनियल नंबर ये कौन सी है, 7th। क्रेनियल नंबर 7th किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है बच्चे, 7th होती है फेशियल नर्व। जो फेशियल नर्व होता है उसे कहते हैं हम क्रेनियल नंबर 7। और ये किस किस के लिए, फेशियल एक्सप्रेशन के लिए, जो आप फेस के एक्सप्रेशन बनाते हो उसके लिए, टेस्ट के लिए, है ना, और सलाइवरी ग्लैंड, इन तीनों को रेगुलेट करती है फेशियल नर्व, जिसे 7th क्रेनियल नर्व भी कहते हैं। बेल्स पाल्सी में कौन सी क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व हो जाती है, 7th। बेल्स पाल्सी में 7th का ही डिस्फंक्शन होता है और वो क्या करती है, फेशियल एक्सप्रेशन, टेस्ट और सलाइवरी ग्लैंड के लिए। तो यहाँ पर क्योंकि वो सूंघ नहीं पा रहा है तो क्रेनियल नर्व फर्स्ट, देख नहीं पाता तो सेकंड, 10th गैग रिफ्लेक्स और 7th फेशियल नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 470, विच साइन एंड सिम्टम डज अ नर्स आइडेंटिफाई व्हेन असेसिंग अ क्लाइंट विद हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया से आप क्या समझते हैं, हेमीप्लेजिया में क्या हो जाता है, तो आंसर जाएगा इसका बच्चे, हेमीप्लेजिया मतलब क्या होता है, हेमी मतलब हाफ। तो जब किसी व्यक्ति का आधा हिस्सा काम करना बंद कर देता है उसमें पैरालिसिस हो जाता है, उसे कहते हैं हेमीप्लेजिया। तो आंसर क्या जाएगा, पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी,
व्यक्ति का एक हिस्सा पूरा का पूरा पैरालाइज हो जाता है, उसे कहते हैं हेमीप्लेजिया। इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, वो है पैरालिसिस ऑफ बोथ लोअर एक्सट्रीमिटी। अगर किसी व्यक्ति के दोनों पाँव काम करना बंद कर दें तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चे? उसे कहते हैं पैराप्लेजिया। ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार दिल्ली एम्स में आया हुआ है। पैराप्लेजिया से आप क्या समझते हैं? जब दोनों के दोनों काम जो पाँव हैं वो काम करना बंद कर दे, यानी पैरालिसिस ऑफ बोथ लोअर एक्सट्रीमिटी कहलाता है पैराप्लेजिया। चलिए, एक ऑप्शन है पैरालिसिस ऑफ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी, यानी ऊपर के दोनों हाथ और नीचे के दोनों पाँव अगर चारों का पैरालिसिस हो जाए तो इसको कहते हैं क्वाड्रीप्लेजिया। इसे कहते हैं क्वाड्रीप्लेजिया। ठीक है, बोथ दोनों हाथ और दोनों पाँव कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, क्वाड्रीप्लेजिया। सिर्फ दोनों पाँव काम नहीं कर रहे हैं, पैराप्लेजिया। बॉडी का एक साइड काम नहीं कर रहा है, हेमीप्लेजिया। ठीक है, पैरालिसिस। और पैरेसिस ऑफ बोथ लोअर एक्सट्रीमिटी। देखो बच्चे, पैरेसिस लिखा है, यहाँ पर पैरालिसिस लिखा है। पैरेसिस होता है वीकनेस, सिर्फ वीकनेस को बोलते हैं पैरेसिस। तो ये मत कर देना कि ये पैराप्लेजिया है, नहीं। पैरालिसिस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी को पैराप्लेजिया कहते हैं, जबकि पैरेसिस मतलब होता है सिर्फ वीकनेस लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एक साइड ऑफ बॉडी को हेमीप्लेजिया कहा जाता है। चलिए, अब इस डायग्राम को देखिए, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। अगर सिर्फ एक पाँव इन्वॉल्व है तो मोनोप्लेजिया, अगर एक साइड पूरी बॉडी इन्वॉल्व है तो हेमीप्लेजिया, मतलब एक साइड में पूरी बॉडी के पैरालिसिस हो रहा है। अगर दोनों हाथ में हो रहा है तो डाइप्लेजिया, अगर दोनों पाँव में हो रहा है तो पैराप्लेजिया। और यही पूछा जाता है बच्चे सबसे ज़्यादा, दोनों पाँव में हो रहा है तो पैराप्लेजिया, और दोनों हाथ दोनों पाँव हो रहा है तो क्वाड्रिप्लेजिया। चलिए, ये भी आप देख पा रहे होंगे, ये डायग्राम भी। हेमीप्लेजिया और पैराप्लेजिया और क्वाड्रिप्लेजिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 471 क्या पूछ रहा है? द स्कूल नर्स इज अटेंडिंग टू अ स्टूडेंट एथलीट हु रिपोर्ट्स मसल पेन। एक स्टूडेंट एथलीट है जो कह रहा है कि उसके मसल्स में काफ़ी पेन हो रहा है आफ्टर अ प्रैक्टिस सेशन। व्हाट शुड द नर्स आइडेंटिफाई एज कॉज ऑफ पेन? क्यों प्रैक्टिस के बाद उसके मसल में पेन हो रहा होगा? व्हेन प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन टू द स्टूडेंट। मेरी बात सुनना बच्चे, कई बार आपने महसूस किया होगा, आप 6 महीने तक बिल्कुल नहीं खेलते हैं, फिर एक दिन आप क्रिकेट खेलने जाते हो और नेक्स्ट दिन आपकी पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। वो इसीलिए होता है बच्चे, क्योंकि उस समय पर 6 महीने से आप एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, अचानक से उस दिन एक्टिविटी करते हो तो आपकी मसल्स को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिस वजह से बिना ऑक्सीजन के क्या बनती है? एनर्जी बनती है। और इस प्रोसेस में वहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है एक कंपाउंड जिसे कहते हैं लैक्टिक एसिड। और जब ये लैक्टिक एसिड वहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है तो उससे क्या बनता है बच्चे? उससे होता है पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द। तो लैक्टिक एसिड ही वो कारण है जिस वजह से व्यक्ति को पेन होगा अगर वो बहुत टाइम बाद कोई फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो। ठीक है, तो कभी भी आप अचानक से खेलना स्टार्ट करते हो, नेक्स्ट दिन जो आपको मसल में पेन होता है वो लैक्टिक एसिड डिपोजिशन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 472। अ क्लाइंट हु हैड एन ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन, ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन ऑफ फ्रैक्चर्ड एंकल, फ्रैक्चर्ड एंकल की सर्जरी करी गई है, उसको अब डिस्चार्ज किया गया है। विच बिहेवियर इंडिकेट द नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन अबाउट द यूज़ ऑफ क्रच, और उसको अब क्रचेस यूज़ करने के लिए दिए गए हैं। और अब नर्स ऐसा क्या देखेगी उसको जब वो क्रच यूज़ कर रहा है पेशेंट, तो नर्स ऐसा क्या ऑब्जर्व करेगी कि नर्स उसको और फर्दर टीचिंग देगी कि आप ये चीज़ गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो। तो याद रखना बच्चे, क्रचेस का एक ही क्वेश्चन आता है, जब भी कोई व्यक्ति क्रचेस यूज़ कर रहा हो ना तो उसको बोलना है कि वो क्रचेस को ना कभी भी अपने आर्म्स में, यानी कभी भी अपने एक्जिला में रेस्ट नहीं करवाना है। ठीक है, हमेशा जो क्रचेस का वेट है वो आपके हाथ पे आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप आर्म्स पे एक्जिला पे उसका वेट डाल रहे हो। अगर आप एक्जिला पे उसका वेट डालते हो तो आपको हो सकता है क्रच पाल्सी, क्रच पाल्सी। इसलिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एनक्लेक्स में भी काफ़ी बार आता है कि कभी भी व्यक्ति को बोलना है कि अपना पूरा का पूरा वेट जो क्रचेस का है वो एक्जिला पे नहीं डालना है, अपने पाम्स में डालना है, हाथों की जो आपकी हथेली है उसमें अपना वेट उठा के चलना है, ना कि अपने एक्जिला में। देखो इस डायग्राम में देखो बच्चे,
ये जो एक्सिलरी पैड है ना, ये इसका वेट ना, इस पूरे क्रच का वेट कभी भी इस एक्सिला वाले रीजन में नहीं आना चाहिए। इस पूरे क्रच का वजन, जो आपका वजन है ना, वो वजन आना चाहिए इस हाथ में, हथेली में, तब जाकर पेशेंट को हम बोलेंगे कि आप सही कर रहे हो। लेकिन अगर वो पूरा का पूरा वजन इस एक्सिला में डाल रहे हैं ना, तो यहाँ पर ब्रेकियल प्लेक्सस होती है, उसकी इंजरी हो सकती है और उस वजह से व्यक्ति को क्रच पाल्सी होता है। ठीक है, ये देखिए इंजर्ड लेग है, तो यहाँ पर एक्सिला में इसका वजन, आपका वजन एक्सिला वाले हिस्से में नहीं आना चाहिए, हाथों में वजन डाल के आपको चलना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ब्रेकियल पाल्सी होती है, ये ब्रेकियल प्लेक्सस होती है, ये ब्रेकियल प्लेक्सस नज़र आ रही है। अगर आप एक्सिला में रखकर, ये बार एक्सिला में है, यहाँ पर अगर अपना पूरा वजन डालोगे तो ये जो ब्रेकियल प्लेक्सस है इसमें इंजरी हो जाएगी और इस वजह से व्यक्ति को क्रच पाल्सी हो जाती है। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, बड़ा क्वेश्चन है। कभी भी एक्सिला के रीजन में अपना वेट क्रच के ऊपर नहीं डालना है, पाम से पकड़ना है हमेशा। ठीक है, हथेली पर वजन डालना है। तो इसने क्या गलत किया होगा, लीनिंग एक्सिला ऑन क्रचेस टू सपोर्ट द बॉडी वेट। बॉडी वेट को जो इसने एक्सिला में डाला ना, वो इसने गलत किया है और उसके लिए हम उसको समझाएंगे कि आपको जो एक्सिला है, आर्म पीट जो है, वहाँ पर अपने शरीर का सारा वजन नहीं डालना है क्रचेस के ऊपर, वरना आपको क्रच पाल्सी हो जाएगी, आपकी ब्रेकियल प्लेक्सस क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। आपको पाम्स में, हथेलियों में सारा वेट डालना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एनक्लेक्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। सबका एक ही आंसर होगा, आर्म पिट्स या फिर जिसे हम एक्सिला कहते हैं, वहाँ पर आपके दबाव नहीं पड़ना चाहिए क्रचेस की वजह से, बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 473। व्हेन completing a neurological assessment, the nurse determine the client has positive Romberg test. पॉजिटिव रोमबर्ग टेस्ट मरीज में देखा जा रहा है। विच फाइंडिंग सपोर्ट द नर्स कंक्लूजन। तो पॉजिटिव रोमबर्ग टेस्ट से आप क्या समझते हैं बच्चे? रोमबर्ग टेस्ट में क्या करते हैं, व्यक्ति को ऐसे पाँव मिलाकर खड़े रहने के लिए बोलते हैं और उसकी आंखें बंद कर देते हैं। आंखें बंद करने के बाद आप देखते हैं कि व्यक्ति हाथ ऐसे खोलकर खड़ा रह पाता है या नहीं। अगर वो नहीं रह पाया और गिर गया तो आप कह देते हो कि ये पॉजिटिव रोमबर्ग टेस्ट है, व्यक्ति बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहा है। इसलिए कई बार क्वेश्चन आता है रोमबर्ग टेस्ट क्या देखने के लिए करते हैं, व्यक्ति के बैलेंस को चेक करने के लिए करते हैं। डायग्राम देखिए, इस तरीके से व्यक्ति को आंख बंद करके बोलेंगे कि आप ऐसे पैर मिला के खड़े हो जाइए। अगर आंख बंद करते ही व्यक्ति ऐसे गिरने लग जाए तो समझ जाओ रोमबर्ग टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव रोमबर्ग टेस्ट का मतलब क्या है कि पेशेंट बैलेंस नहीं बना पा रहा है, बैलेंस नहीं बना पा रहा है। ये देखिए, रोमबर्ग टेस्ट एक न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है, ठीक है, जो किस लिए किया जाता है, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को चेक करने के लिए। ये क्वेश्चन भी आता है कि रोमबर्ग टेस्ट किस लिए किया जाता है, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। पेशेंट की एबिलिटी को देखते हैं हम कि वो खड़ा रह सकता है या नहीं, आंखें बंद करने के बाद 30 सेकंड के लिए। इस तरीके से पाँव मिला के खड़े रहना है, आंखें बंद करनी है 30 सेकंड के लिए। अगर वो खड़ा रहा तो बहुत बढ़िया, नेगेटिव रोमबर्ग टेस्ट। अगर वो खड़ा नहीं रहा और इधर उधर गिरने लग गया तो यानी बैलेंस और कोऑर्डिनेशन नहीं है उसका, और उसे हम कहते हैं पॉजिटिव रोमबर्ग टेस्ट। ठीक है, डायरेक्टली भी पूछ लेता है रोमबर्ग टेस्ट किस लिए करते हैं, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को चेक करने के लिए। तो बताओ पॉजिटिव रोमबर्ग टेस्ट उसका क्यों आया होगा, क्या देखा होगा नर्स ने, इनएबिलिटी टू स्टैंड विद फीट टुगेदर व्हेन द आइज आर क्लोज्ड। जब उसकी आंखें बंद होंगी और पाँव मिले हुए होंगे उस समय पर वो सीधे नहीं रह पा रहा होगा खड़ा, ये देखकर नर्स ने कहा होगा कि ये पॉजिटिव रोमबर्ग टेस्ट है। ठीक है, इनएबिलिटी टू स्टैंड, जैसे ही आंख बंद करके उसने आंखें बंद करके पाँव मिला के खड़ा होगा वो गिरने लग गया होगा। ठीक है, और वो देखते ही नर्स ने कहा होगा कि ये तो पॉजिटिव रोमबर्ग टेस्ट है, ये व्यक्ति में ना तो बैलेंस है ना ही कोऑर्डिनेशन है। चलिए, इसे कहते हैं रोमबर्ग टेस्ट। किस लिए किया जाता है, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को देखने के लिए। एक ऑप्शन नंबर सेकंड पे भी ध्यान दीजिए, यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन बनता है, फैनिंग ऑफ टोज व्हेन द सोल ऑफ फीट इज फर्मली स्टोक्ड। जब पाँव के नीचे स्ट्रोकिंग की जाती है तो टोज का फैनिंग होना क्या कहलाता है बच्चे, इसको कहते हैं बाबिंस्की रिफ्लेक्स। बाबिंस्की रिफ्लेक्स, इतना याद रखिए। मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चे, ये क्वेश्चन हजारों बार एग्जाम में आया है, इसलिए गलत मत करना। अगर आप पाँव के नीचे किसी नुकीली चीज़ को स्ट्रोक करते हो और अडल्ट में पाँव की जो अंगूठे वगैरह हैं, जो उंगलियां हैं, वो नीचे की तरफ जाती हैं तो इसे हम कहते हैं नेगेटिव बाबिंस्की रिफ्लेक्स या फिर प्लांटर रिफ्लेक्स। और ये हेल्दी इंडिविजुअल्स में होता है, यानी अगर एक नॉर्मल जो हेल्दी इंडिविजुअल है, नॉर्मल अडल्ट है, उसके अगर पाँव के नीचे आप इस तरीके से स्ट्रोक करोगे तो उसके पाँव नीचे की तरफ जाएंगे, चाहे तो आप करके देख लेना। ठीक है, लेकिन जब आप ये छोटे बच्चों में करते हो
तो छोटे बच्चों में जब उनके पाँव के नीचे आप इस तरीके से स्ट्रोक करो तो उनके पाँव ऊपर जाएंगे, उनके अंगूठा और जो मेनली जो अंगूठे हैं वो ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो ये बच्चों में नॉर्मल है। लेकिन अगर ये अंगूठा ऊपर जाने वाला केस अडल्ट में हो जाए तो एबनॉर्मल है। 3 चीज़ें ध्यान से सुनो। अडल्ट में अगर आप पाँव के नीचे इस तरीके से स्ट्रोक करेंगे तो अंगूठा नीचे जाना चाहिए, नॉर्मल है। अगर अडल्ट में अंगूठा ऊपर जाता है तो एबनॉर्मल है। लेकिन अगर न्यूबॉर्न में अंगूठा ऊपर जाता है तो नॉर्मल है, ठीक है। और ये 3 क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, अगर देखिए बच्चों में ऊपर जा रहा है नॉर्मल, लेकिन अडल्ट में कहाँ आना चाहिए, नीचे। अगर अडल्ट में भी ऊपर जा रहा है तो एबनॉर्मल है बच्चे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाया हुआ है। अगर अडल्ट में नीचे आ रहा है नेगेटिव, अगर अडल्ट में भी अंगूठा ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव बाबिन्स्की रिफ्लेक्स, ठीक है, याद रखिएगा। ये देखिए न्यूट्रल रिस्पॉन्स कब होता है, जब स्ट्रोकिंग के बाद अंगूठा नीचे आता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो फैनिंग ऑफ टोज यानी अंगूठे ऊपर जा रहे हैं, तो अगर अंगूठे ऊपर जा रहे हैं अडल्ट में है तो उसको पॉजिटिव बाबिन्स्की रिफ्लेक्स बोलेंगे, ठीक है। लेकिन आंसर क्या जाएगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 474 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। व्हेन केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद हेड इंजरी, किसी व्यक्ति को हेड इंजरी हुआ है, दैट मे हैव इन्वॉल्व द मेडुला, जिसमें उसके मेडुला में चोट हो सकती है। द नर्स बेसिस असेसमेंट ऑन द नॉलेज दैट मेडुला कंट्रोल अ वैरायटी ऑफ फंक्शन विच वन अप्लाई। अब आपको एज अ नर्स ये बताना है कि अगर उसके मेडुला में चोट लगी है तो आप मुझे ये बताइए कि मेडुला किस किस फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो याद रखना बच्चों, मेडुला डायरेक्टली याद रखना, क्योंकि टारगेट हाई वगैरह में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो जो रेस्पिरेटरी फंक्शन है वो कौन मेंटेन करता है, रेस्पिरेटरी फंक्शन कौन मेंटेन करता है, मेडुला, पहला क्वेश्चन। दूसरा, जो वाइटल ऑर्गन के फंक्शन है जैसे पल्स रेट वगैरह, पल्स रेट को कौन रेगुलेट करता है, मेडुला। और तीसरा, बीपी वगैरह, ब्लड प्रेशर, उसको भी कौन रेगुलेट करता है, मेडुला। और ब्लड का जो डायमीटर होता है, ब्लड वेसल डायमीटर, ब्लड वेसल डायमीटर, इसको भी कौन रेगुलेट करता है, मेडुला। तो आज के बाद ये 4 याद रखना। मेडुला जो आपके ब्रेन में होता है वो रेस्पिरेटरी फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पल्स रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्लड प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्लड वेसल के डायमीटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी है, टेम्परेचर रेगुलेशन, इसका आंसर जाएगा हाइपोथैलेमस। ये क्वेश्चन भी आता है कि टेम्परेचर कौन रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। टेम्परेचर के लिए हाइपोथैलेमस, रेस्पिरेटरी के लिए मेडुला। और कई बारी मेडुला के साथ पॉन्स भी लिखा रहता है, पॉन्स एंड मेडुला रेस्पिरेटरी फंक्शन को मेंटेन करते हैं। क्वेश्चन कई बारी पूछा हुआ है। ये डायग्राम देख लीजिए, ये होता है पॉन्स, ये पार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, और इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से स्टार्ट होती है। और इस क्वेश्चन में देखिए ये कह रहा है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा का फंक्शन क्या है, यह कंट्रोल करती है ब्रीदिंग को, रेस्पिरेशन, बीपी एंड हार्ट रेट। याद रखना, आज के बाद नहीं भूलना, ब्रीदिंग, बीपी और हार्ट रेट कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं बच्चे कि ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है जिसे सेरिबेलम कहा जाता है, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये सेरिबेलम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। बहुत बारी दिल्ली एम्स में न जाने हजारों बार पूछा गया हुआ है कि सेरिबेलम किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। और हाइपोथैलेमस किस लिए, टेम्परेचर। नेक्स्ट, तो यहाँ आंसर क्या जाएगा, ब्रीदिंग, पल्स रेट एंड ब्लड वेसल डायमीटर मेडुला कंट्रोल करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 475। व्हेन परफॉर्मिंग अ न्यूरोलॉजिक असेसमेंट ऑफ अ क्लाइंट, अ नर्स आइडेंटिफाई दैट द क्लाइंट हैज़ अ डायलेटेड राइट प्यूपिल, राइट प्यूपिल डायलेटेड है। द नर्स कंक्लूड दैट दिस सजेस्ट अ प्रॉब्लम विद विच क्रेनियल नर्व, कौन से क्रेनियल नर्व में प्रॉब्लम होगी अगर राइट प्यूपिल डायलेटेड है। इस क्वेश्चन में हमसे ही क्या पूछना चाह रहा है, हमसे पूछना चाह रहा है कि जो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन होती है ना, कॉन्स्ट्रिक्शन या डायलेशन होती है, तो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल के लिए कौन सी क्रेनियल नर्व जिम्मेदार होती है, सीधे तौर पर याद रखना क्रेनियल नंबर थर्ड। क्रेनियल नंबर थर्ड रिस्पॉन्सिबल होती है, क्रेनियल नंबर थर्ड रिस्पॉन्सिबल होती है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल के लिए। तो अब मुझे यहाँ पर आंसर बताइए, कौन सी क्रेनियल नर्व जिम्मेदार होगी अगर उसकी प्यूपिल डायलेट हो रही है, कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलेशन दोनों कौन करती है, क्रेनियल नंबर
थर्ड। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? फर्स्ट, थर्ड, क्रेनियल नंबर थर्ड इसका सही आंसर है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर थर्ड है और यही इसका सही आंसर जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 476, अ नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट हुज माउथ इज ड्रॉन ओवर टू द लेफ्ट। उसके आप देख पा रहे होंगे फेस में प्रॉब्लम हो रही है, जो मुंह है वो नीचे लेफ्ट की तरफ झुक चुका है। द नर्स शुड कंसिडर डैमेज टू विच क्रेनियल नर्व टू बी मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्लिनिकल फाइंडिंग। बच्चे फेस में जब भी कोई दिक्कत हो ना, जैसे कि व्यक्ति पफ नहीं बना पा रहा हो या उसके फेस एक तरफ झुक रहा हो, इस सारी प्रॉब्लम्स की, क्योंकि फेस को जो सप्लाई करती है वो कौन सी क्रेनियल नर्व होती है बच्चे? क्रेनियल नंबर 7। तो जब भी फेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी कि माउथ वगैरह लेफ्ट की तरफ झुक रहा है, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो एक ही आंसर जाएगा, वो है लेफ्ट फेशियल नर्व। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके जो आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में लिखा है माउथ इज ड्रॉन ओवर टू द लेफ्ट। लेफ्ट में वो क्या कर रहा है? ड्रॉन कर रहा है। तो कौन सी साइड का क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल होगा? लेफ्ट। तो लेफ्ट फेशियल नर्व, और फेशियल नर्व कौन सी नर्व होती है? क्रेनियल नंबर 7। चलिए, ये देखिए, जब भी क्रेनियल नंबर 7 में दिक्कतें होंगी, व्यक्ति को ऐसे लक्षण आएंगे: ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, इनएबिलिटी टू रिंकल आईब्रोज, आईब्रो को बंद नहीं कर पाएगा, एसिमेट्रिकल स्माइल, ड्रूपिंग ऑफ माउथ, ये सारे बेल्स पाल्सी। ये देखिए, ये सारे लक्षण आपको किस में नजर आएंगे? बेल्स पाल्सी में। ये देखिए कितना अच्छा डायग्राम है बेल्स पाल्सी का। तो फेस में जब भी होता है क्रेनियल नंबर 7 रिस्पॉन्सिबल होता है, और क्वेश्चन पूछेगा बेल्स पाल्सी में भी कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, आंसर जाएगा 7। और ये आपको लक्षण देगा वो कि ड्रूपिंग आईब्रोज हो रही हैं, ड्रूपिंग आईलिड, आईलिड नीचे की तरफ गिर रही है, आईब्रो नीचे की तरफ गिर रही हैं, जो माउथ का कॉर्नर है वो नीचे की तरफ गिर रहा है। तो बताओ कौन उस व्यक्ति को क्या है? बेल्स पाल्सी। इसको पफ बनाने के लिए बोलेंगे तो नहीं बना पाएगा, आइज पूरी क्लोज नहीं होंगी। ठीक है, इसको हम बेल्स पाल्सी कहते हैं। ये भी बेल्स पाल्सी का डायग्राम है। क्वेश्चन नंबर 477 अपने आप में वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आफ्टर अ ब्रेन अटैक अ क्लाइंट इज अनेबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन हॉट एंड कोल्ड। एक व्यक्ति जिसे ब्रेन अटैक आया है, वह ब्रेन अटैक के बाद गर्म और ठंडी चीज़ों में अंतर नहीं बता पा रहा है, शार्प और डल चीज़ों में अंतर नहीं बता पा रहा है, यानी कि उसके सेंसरी स्टिमुलेशन में गड़बड़ी आ गई है। वट लोब ऑफ ब्रेन शुड द नर्स कंक्लूड इज लाइकली अफेक्टेड। कौन सा लोब ब्रेन का अफेक्टेड हो गया होगा? यानी कि इस क्वेश्चन से हमें ये पता चलना चाहिए कि ब्रेन का कौन सा लोब किस चीज़ को करने के लिए जिम्मेदार होता है। आइए पहले डायग्राम से समझते हैं। ये बहुत शानदार डायग्राम है बच्चे, और इससे न जाने कितने एग्जाम्स में कितने क्वेश्चन आए। सबसे पहले आ जाओ सेरिबेलम। ये जो नीचे का हिस्सा आपको सेरिबेलम नज़र आ रहा है ऑरेंज कलर में, ये रिस्पॉन्सिबल होता है बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। और ये ना जाने क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है कि बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? एक और एक आंसर जाएगा सेरिबेलम। नेक्स्ट आ जाओ ऑसिपिटल। पीछे का जो हिस्सा है ब्रेन का, वो रिस्पॉन्सिबल होता है साइट के लिए, यानी विजन के लिए, यानी कि देखने के लिए। तो देखने के लिए कौन सा हिस्सा जिम्मेदार होता है? ऑसिपिटल लोब। नेक्स्ट आ जाओ बच्चे, टच एंड लैंग्वेज, यानी सारी सेंसरी चीज़ें, आपको ठंडा लग रहा है, आपको गर्म लग रहा है, आपको कोई चीज़ चुभ रही है, यानी कि सेंसरी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो किस लोब में होती है? पैराइटल। और इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, अभी क्वेश्चन में उसने कहा था कि उसे ठंडे और गर्म में अंतर महसूस नहीं हो रहा है, तो समझ जाना उसके पैराइटल लोब में गड़बड़ी हो गई है, क्योंकि पैराइटल लोब ही तो आपको टच के बारे में या फिर सेंसरी, कोई चीज़ चुभ रही है, कोई चीज़ गर्म लग रही है, ठंडी लग रही है, ये सारी सेंसरी चीज़ों के बारे में आपको कौन बताता है? पैराइटल लोब। नेक्स्ट आ जाओ ब्रेन स्टेम। ये नीचे वाला हिस्सा ब्रेन स्टेम है और काफ़ी बार पूछा जाता है। ब्रीदिंग, हार्ट रेट, टेम्परेचर, इन सब के लिए ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर एक आंसर पूछोगे तो ब्रीदिंग और हार्ट रेट के लिए तो कौन होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, और टेम्परेचर के लिए हाइपोथैलेमस। ये सब इसी का पार्ट है। नेक्स्ट आ जाओ टेम्पोरल लोब। जो साइड वाला लोब होता है बच्चे, उसे कहते हैं टेम्पोरल लोब। और टेम्पोरल लोब सबसे ज़्यादा काम में आता है हियरिंग के, सुनने के। ये याद रखना, हियरिंग के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है?
टेम्पोरल लोब। और लास्ट आ जाओ फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब किस किस में मददगार होता है? थिंकिंग, सोचने में, मेमोरी में, बिहेवियर में, मूवमेंट में, जजमेंट में। बिहेवियर, थिंकिंग, मेमोरी, मूवमेंट, इन सब के लिए फ्रंटल। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सेरिबेलम बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, ऑसिपिटल देखने के लिए, पैराइटल लोब सेंसरी के लिए, ब्रेन स्टेम ब्रीदिंग हार्ट रेट टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए हाइपोथैलेमस, ब्रीदिंग और हार्ट रेट के लिए मेडुला ऑब्लंगेटा, टेम्पोरल लोब हियरिंग के लिए और फ्रंटल लोब थिंकिंग, मेमोरी, बिहेवियर, मूवमेंट। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ के मुझे आंसर बताइए। उसको ठंडा गर्म के बीच में महसूस नहीं पता चल रहा है, शार्प और डल के बीच में महसूस नहीं हो रहा है, अंतर नहीं कर पा रहा है, तो कौन से लोब में असर पड़ा होगा बच्चे? पैराइटल, क्योंकि पैराइटल किससे जुड़ा होता है? सेंसरी वाली चीज़ों से, सेंसरी परसेप्शन से जुड़ा होता है पैराइटल। फ्रंटल किससे जुड़ा होता है? थिंकिंग, मेमोरी, जजमेंट। ऑसिपिटल देखने से, विजन से जुड़ा होता है ऑसिपिटल। और टेम्पोरल हियरिंग, सुनने के लिए जिम्मेदार होता है टेम्पोरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 478। अ क्लाइंट एक्सपीरियंस ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, एक व्यक्ति को ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई, विच फाइंडिंग आइडेंटिफाइड बाय द नर्स इंडिकेट्स डैमेज टू अपर मोटर न्यूरॉन। इनमें से कौन सा लक्षण दिखेगा कि नर्स समझ जाएगी कि अपर मोटर जो न्यूरॉन्स है उनमें डैमेज हुआ है? तो बच्चे अपर मोटर न्यूरॉन्स की डैमेज को देखने के लिए हम करते हैं बाबिन्स्की रिस्पॉन्स। अगर अडल्ट में अंगूठा ऊपर जाए और बाकी जो उसके पाँव की उंगलियां हैं वो नीचे जाए और अंगूठा ऊपर जाए तो ये एबनॉर्मल होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अडल्ट में अंगूठे का ऊपर जाना, फैनिंग ऑफ टोज, क्या होता है? एबनॉर्मल होता है। और ये बताता है कि पॉजिटिव बाबिन्स्की रिफ्लेक्स है, पॉजिटिव बाबिन्स्की रिफ्लेक्स। इसमें क्या होगा? अंगूठे का क्या होगा? डॉर्सीफ्लेक्शन, यानी अंगूठा ऊपर की तरफ जाएगा और बाकी के जो उंगलियां हैं वो उनका क्या होगा? उनका फैनिंग होगा, यानी नीचे की तरफ वो जाएंगी। ठीक है, तो जब ये एडल्ट में देखा जाता है तो कहा जाता है कि ये एबनॉर्मल है, ये पॉजिटिव बाबिन्स्की रिफ्लेक्स है। और ये किसको बताता है? कि डैमेज हो चुका है कॉर्टिको स्पाइनल पाथवे। हम कहते हैं कॉर्टिको स्पाइनल पाथवे में डैमेज हुआ है। ठीक है, इतना आप बस याद रखिए कि अपर मोटर न्यूरॉन के लिए नर्स देख रही है तो क्या देखेगी? बाबिन्स्की रिफ्लेक्स। और उसमें अगर अंगूठे का डॉर्सीफ्लेक्शन ऊपर की तरफ जाएगी तो उसे हम क्या मानेंगे? एबनॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 479। अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ एंशियस फेयरफुल क्लाइंट, एक व्यक्ति बहुत ही एंशियस है और बहुत ही डरा हुआ है। विच क्लाइंट रिस्पॉन्स इंडिकेट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल, क्या लक्षण बताता है कि व्यक्ति में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड है? मुझे बताओ। पल्स रेट का नॉर्मल होना, अगर हम आराम से रूम में बैठे हुए हैं और हमारा पल्स रेट नॉर्मल है तो ये क्या होता है? पैरासिम्पैथेटिक। जब पल्स रेट बढ़ती है तो होता था सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, मैंने आपको बताया था प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन होना पैरासिम्पैथेटिक को बताता है, जबकि डायलेट होना सिंपैथेटिक को। तो ये भी गलत, ये भी गलत। ड्राई स्किन पैरासिम्पैथेटिक को बताती है। ठीक है, एकमात्र आंसर यहां पर जो जाएगा वो जाएगा स्किन पेलर। अगर उसकी स्किन पेल हो रही है तो समझ जाओ उसकी बॉडी में सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेटेड अभी, क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या होता था? ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती थी, और जब ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी तो प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा पेरिफेरल जो मसल्स है या पेरिफेरल ऑर्गन्स को, जिस वजह से आपको स्किन पेलर होती हुई नज़र आ सकती है। तो स्किन पेलर आपको दर्शाती है सिंपैथेटिक सिस्टम। बाकी ये तीनों, ड्राई स्किन, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल और ये तीनों पैरासिम्पैथेटिक को दर्शाती है। ठीक है, होपफुली पहले जो मैंने आपको इमेज में दिखाया हुआ है वो आपकी समझ में आया हो, वहाँ से ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 480। व्हेन ट्रांसपोर्टिंग अ क्लाइंट ऑन अ स्ट्रेचर, एक व्यक्ति को स्ट्रेचर में ट्रांसफर किया जा रहा है। द नर्स मेक सर्टेन दैट द क्लाइंट आर्म्स डू नॉट हैंग डाउन ओवर द एज। नर्स ये इंश्योर करती है कि ऐसा ना हो स्ट्रेचर में व्यक्ति का हाथ स्ट्रेचर से नीचे झूल रहा हो। टू प्रिवेंट विच नर्व प्लेक्सिस डज द नर्स अवॉइड इंजरी बाई टेकिंग दिस प्रिकॉशन। नर्स क्यों ऐसा करती है कि अगर कोई व्यक्ति स्ट्रेचर में लेटा हुआ है तो ये ध्यान रहे कि उसका जो हाथ है वो स्ट्रेचर से नीचे की तरफ लटक ना रहा हो, हैंग ना हो रहा हो। तो याद रखना बच्चे, सबसे ज़्यादा खतरा होता है ब्रैकियल प्लेक्सस में इंजरी का। ब्रैकियल प्लेक्सस से इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए नर्स ये ध्यान रखेगी कि उसका जो हाथ है पेशेंट का
वो स्ट्रेचर से नीचे झूलना नहीं चाहिए। तो ये देखिए बच्चे, ये होता है ब्रैकियल प्लेक्सस, और यहाँ पर इंजरी ना हो इसीलिए कोशिश करेंगे कि उसका हाथ एज पर झूल ना रहा हो।